Hello and welcome to the द्रोणाज IAS। द्रोणाज IAS में आप सबका मैं स्वागत करता हूं और आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो आप देख सकते हो, इम्पीचमेंट ऑफ वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स के इम्पीचमेंट पर अभी हम लोग बात करने वाले हैं। इम्पीचमेंट ऑफ वारेन हेस्टिंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इम्पीचमेंट ऑफ वारेन हेस्टिंग्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो अटेम्प्ट किया गया था वारेन हेस्टिंग्स का इम्पीचमेंट के ऊपर, वो 1787 से 1795 के बीच में ये अटेम्प्ट किया गया था। लेकिन इम्पीचमेंट है क्या? क्या है ये इम्पीचमेंट? इम्पीचमेंट एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस के थ्रू पार्लियामेंट के जरिए किसी भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, अगर हम अपने देश के हिसाब से देखें, भारत के लिहाज से देखें, तो भारत के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, उनको अगर उनके पद से हटाना हो किसी भी कारण के लिए, तो उसके लिए जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग इम्पीचमेंट कहते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में जो वारेन हेस्टिंग्स का जब चल रहा था समय काल, तो वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर बहुत सारे इल्जाम थे। ठीक है, तो इसीलिए वारेन हेस्टिंग्स को अपने पोस्ट से हटाने के लिए 1787 से लेकर 1795 के बीच में एक प्रोसेस चलाया गया, इम्पीचमेंट प्रोसेस। तो आज हम लोग उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस। और ये जो इम्पीचमेंट प्रोसेस था वारेन हेस्टिंग्स के लिए, क्या ये सफल रहा? देखते हैं। The earliest recorded impeachment in the Parliament of England, विलियम लैटिमर। तो इंग्लैंड का इतिहास अगर हम लोग देखें, तो पहला शख्स जिसके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स चलाया गया वो और कोई नहीं, वो थे विलियम लैटिमर। ठीक है, 24 मार्च 1330 से लेकर 28 में 1381 इस फेज के वो शख्स थे। ठीक है, तो उस फेज में विलियम लैटिमर नाम का जो शख्स था, उनके खिलाफ पहली बार ये इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग चलाया गया था। यानी इंग्लैंड के इतिहास का पहला शख्स जिन्हें इम्पीच करने की कोशिश किया गया था या किया गया था। जो भी हो, वो कौन थे? वो एक सोल्जर भी थे और एक डिप्लोमेट भी थे। ये बंदा एक ब्रिटिश डिप्लोमेट और ब्रिटिश सोल्जर भी रहे थे। ठीक है, और इसने फ्रांस में काम किया था और हाउस होल्ड ऑफ एडवर्ड थ्री, उनके घर मतलब उनके लिए भी उन्होंने काम किया था। 1376 में उन्हें इम्पीच किया गया था। ठीक है, तो ये जो विलियम लैटिमर है, इंग्लैंड के इतिहास का पहला शख्स जिन्हें इम्पीच किया गया था 1376 में। ठीक है, पहले वो सोल्जर के रूप में काम किया, फिर एक डिप्लोमेट के तौर पे उन्होंने काम किया और फ्रांस में भी उनका काम करने का अनुभव था। ठीक है, तो इंग्लैंड के इतिहास अगर हम लोग देखें, तो विलियम लैटिमर वो पहला शख्स था। लेकिन आज हम लोग किसके ऊपर बात कर रहे हैं? आज हम लोग बात कर रहे हैं वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, ये है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के बारे में तो आप सबको पता ही होगा। वारेन हेस्टिंग्स का अगर हम लोग समय काल देखें, तो 1772 से लेकर 1773 में, मतलब इस फेज में उन्होंने एक पोस्ट पर काम किया। फिर हम लोगों ने देखा कि कैसे 1773 से लेकर 1785 में उनका जो पोस्ट था उसका डेजिग्नेशन थोड़ा सा बदल गया। ठीक है, इसके ऊपर भी आगे हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ही वाज ये जो वारेन हेस्टिंग्स थे, 28 अप्रैल 1772 से लेकर 20 अक्टूबर 1773, ठीक है, वो क्या थे? वो थे बंगाल के, वारेन हेस्टिंग्स उस समय थे बंगाल के गवर्नर। ठीक, तो 1772 1773 28 अप्रैल से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में वो बंगाल के गवर्नर रहे। ठीक, उसके बाद 20 अक्टूबर 1773 से उनका जो डेजिग्नेशन था वो थोड़ा सा बदल गया। वो बंगाल के गवर्नर थे, अब वो बन गए
बंगाल के गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर से गवर्नर जनरल बन गए, सेम ही इंसान, लेकिन उनका पोस्ट को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। इसके ऊपर भी हम लोग कभी एक वीडियो बनाएंगे कि गवर्नर और गवर्नर जनरल इसमें क्या फर्क आया, क्यों आया, कौन सा कानून पास हुआ, इसके ऊपर भी एक एक्स्ट्रा वीडियो आने वाला है। तो ये जो वारन हेस्टिंग्स थे, उनका जन्म हुआ था 1732 इंग्लैंड में। ठीक, और वारन हेस्टिंग्स ने अपने जवानी के बहुत सारे दिन उन्होंने इंडिया में काटे थे। ठीक, एज अ क्लर्क वो इंडिया में आए। वो जो इंडिया में आए थे डायरेक्टली, वो बंगाल के गवर्नर बनकर नहीं आए थे, वो आए थे एज अ क्लर्क। क्लर्क के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वो यहाँ पे यानी इंडिया में काम करने के लिए आते हैं, और फिर धीरे 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 प्रमोशन होता है और वो बन जाते हैं 28 अप्रैल 1772 को बंगाल के गवर्नर बनते हैं। फिर ब्रिटिश सरकार द्वारा यानी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कानून मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट में कानून पास होता है, जिसके बाद बंगाल के गवर्नर का जो पोस्ट था उसे बदल दिया जाता है गवर्नर जनरल में, और वारन हेस्टिंग्स बने बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। ठीक है, तो उस हिसाब से 1773 से लेकर 1785 तक एज अ गवर्नर जनरल उन्होंने काम किया। लेकिन इस दौरान वारन हेस्टिंग्स के ऊपर बहुत सारी उंगली उठा, मतलब उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगे, इसीलिए उन्हें वापस इंग्लैंड बुलाया गया और उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स शुरू हुआ, जिसे हम लोग इंपीचमेंट प्रोसीडिंग्स कह रहे हैं। और in 1773 he was appointed as the governor general. His principal enemy was Irish born politician फिलिप फ्रांसिस, जिसका पिक्चर आप यहां पे देख सकते हो, फिलिप फ्रांसिस। ये जो फिलिप फ्रांसिस है, ये जो आप देख सकते हो मिस्टर फिलिप फ्रांसिस, इनका और वारेन हेस्टिंग्स, इन दोनों का कुछ जमता नहीं था, इन दोनों का आंकड़ा कुछ ज्यादा जमता नहीं था। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के राइवल थे। तो ये जो फिलिप फ्रांसिस थे वो उनके राइवल थे, और फ्रांसिस डेवलप्ड ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक ऑफ हेस्टिंग्स। दोनों के बीच में रिश्ता काफी खट्टा था, डिसलाइक काम करता था, एंड वाज convinced that the governor general policies were self serving and destructive। ठीक है, और इनका ये जो मानना था कि गवर्नर जनरल का जो पॉलिसी था, यानी ऐसा गवर्नर जनरल उस समय कौन थे, वो थे वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स की पॉलिसी, वारेन हेस्टिंग्स की नीतियां, ये कंपनी के लिए डिस्ट्रक्टिव था, कुछ ठीक नहीं था, और ये हर संभव कोशिश कर रहे थे कि कैसे वारेन हेस्टिंग्स को नीचा भी दिखाया जाए। वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ उंगली उठाने वाले पहले शख्स वो यही थे, जिनका नाम आपको याद रखना है, फिलिप फ्रांसिस। ठीक है, आशा करता हूं सबको यह नाम जरूर याद रहेगा। ये जो फ्रांसिस और हेस्टिंग्स है, इनके बीच में एक पर्सनल राइवलरी लंबे समय से चलता आ रहा है। क्यों था, कैसे था, उसके ऊपर भी कभी हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो ये देखिए, आप वीडियो में देख सकते हैं कि कितने प्यार से वारेन हेस्टिंग्स फ्रांसिस के तरफ देख रहे हैं, और फ्रांसिस देखिए कितने गुस्से से उनके तरफ देख रहे हैं। ये तो मजाक था। तो जो भी हो, इन दोनों के बीच में ये जो राइवलरी था, यही से शुरू होता है वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा जो इंपीचमेंट चलाया गया था, वो कुछ हद तक इनकी जिम्मेदारी था या मेहरबानी था, आप बोल सकते हो। तो ये जो फ्रांसिस थे, ये इंग्लैंड लौट गए 1781। इंडिया में दोनों ने एक ही साथ काम किया लंबे समय तक, एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, और फ्रांसिस इंग्लैंड वापस लौट गए 1781 में। ठीक है, एंड बिगैन रेजिंग क्वेश्चंस अबाउट हेस्टिंग्स कॉन्डक्ट। और वापस जाने के बाद उन्होंने यानी फ्रांसिस ने वारेन हेस्टिंग्स के काम करने का तरीका, उनकी पॉलिसीज, उनके पर्सनल जो डिसीजन लेने का जो मतलब जो था, इन सब पर वो सवाल उठाने लगे थे। और ये याद रखना पड़ेगा, ये वो दौर था जिस दौर में इंग्लैंड में जो भी लोग भारत से लौटते थे, मतलब बड़े बड़े अफसर, ये सब में एक चीज कॉमन देखने को मिल रहा था, मतलब ज्यादातर लोगों में, कि ये लोग बहुत अचानक बहुत सारा पैसा बना लेते थे। मतलब कंपनी के लिए ये लोग काम करने गए,
कंपनी को पैसा बना कर दिया। लेकिन इनका पर्सनल लाइफ अगर हम लोग देखते, मतलब उस समय के लोग जो देख रहे थे कि अचानक ये लोग बहुत ज्यादा रईस बन जाते थे। तो आम लोगों में भी ये था कि ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करने तो गए, कंपनी के लिए पैसा तो इन लोगों ने बनाया, लेकिन ये लोग कंपनी से ज्यादा पर्सनल फायदा देख रहे थे। तो इसीलिए इस तरीके के लोगों को ज्यादा उस समय पसंद नहीं किया जाता था। इस तरीके का एक मेंटेलिटी काम कर रहा था। और ऐसे ही एक सिचुएशन में, ऐसे ही एक दौर में अचानक से फ्रांसिस ने वारेन हेस्टिंग्स पर उंगली उठा दिया। तो फ्रांसिस को सपोर्ट करने वाले लोगों की कोई कमी उस समय था नहीं। यही से कहानी की शुरुआत होता है। He found support from many leading opposition members. ऐसे बहुत सारे ऑपोजिशन मेंबर थे जिन्होंने फ्रांसिस को सपोर्ट देना शुरू किया। The company had already gone through scandals in the 1760s और 1770s. 1760 और 1770 में ऐसे बहुत सारे वाकया है, बहुत सारी कहानी है उस समय का, कि जो लोग इंडिया से वापस जा रहे थे इनके नाम के साथ बहुत सारे स्कैंडल्स थे, स्पेशली इकोनॉमिक। ठीक है, तो इस दौरान ये जो माहौल बना हुआ था, उसी माहौल का फायदा उठाकर फ्रांसिस ने वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ बहुत सारे सबूत जुटाए थे, बहुत सारे लोगों को सपोर्ट में, अपने सपोर्ट में उसने खड़ा कर दिया। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग्स के साथ क्या होने वाला था, वारेन हेस्टिंग्स को तब भी पता नहीं था। जो भी हो, द वेल्दी नोबल्स, सॉरी नबोब्स, द वेल्दी नबोब्स, ये इसका मतलब क्या होता है, द इंग्लिश यूज दिस टर्म फॉर ए पर्सन हु बिकेम रैपिडली वेल्दी इन ए फॉरेन कंट्री, टिपिकली इन इंडिया, जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था। और इनके लिए जो टर्म यूज होता है, नबोब्स टर्म यूज होता है। ठीक है, तो उन लोगों को कहा जाता है नबोब्स, के जो लोग इंग्लैंड वापस आते थे इंडिया में काम करने के बाद, और इनका पर्सनल संपत्ति जो होता था वो बहुत विशाल बन जाता था। तो जो काम वो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए करने जाते थे, बाकायदा उसके लिए उनको तनख्वाह, मतलब सैलरीज मिलता था। लेकिन जितना धन संपत्ति का मालिक वो बन जाते थे जब वो इंडिया से वापस आते थे, सैलरीज के बलबूते पर इतना धन संपत्ति बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता था, मतलब संभव ही नहीं था। इसीलिए इन लोगों को कहा जाता था नबोब्स। तो जो भी हो, ये वो दौर था जो भारत से वापस लौटता बहुत पैसे का मालिक बनकर लौटता, और उन्हें कुछ शक के नजर से देखा जाता था, उन्हें पसंद नहीं किया जाता था। तो वारेन हेस्टिंग्स का भी कुछ ऐसा ही हाल था। और ऐसे सिचुएशन में वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ फ्रांसिस खड़े हो गए, और उन्हें समर्थन करने वाले लोगों की कोई कमी था नहीं। Against this criticisms circulated by Francis and others provoked a general consensus that the India Act 1773 had not been sufficient. 1773 में जो इंडिया एक्ट पास हुआ, जिसे हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट भी कहते हैं, एक्चुअली ये पास किया क्यों गया था, ताकि गवर्नर का जो पावर था, मतलब एकाकी डिसीजन लेने की जो क्षमता था, उस पर अंकुश लगाया जाए। लेकिन 1773 में जब ये कानून लाया गया, रेगुलेटिंग एक्ट, जिससे गवर्नर का जो पावर था उसे संकुचित किया गया, और उनका जो पोस्ट था उसी समय चेंज भी हुआ, गवर्नर जनरल बने। लेकिन इस दौरान जो लोग वापस आ रहे थे, इस कानून के पास होने के बाद भी जो लोग वापस आ रहे थे, बहुत पैसा बनाकर आ रहे थे पर्सनली। तो इसीलिए ये एक, मतलब सिचुएशन बना, ये एक सर्कमस्टेंस बना कि ये कानून शायद सफिशिएंट ना हो इन लोगों की पर्सनल करप्शन को रोकने का। तो जो भी हो, 1784 में इंग्लैंड में विलियम पिट का गवर्नमेंट बना। आप सभी ने सुना होगा पिट्स इंडिया एक्ट, ये वही विलियम पिट है। ठीक है, तो विलियम पिट सरकार में आते हैं, उनका गवर्नमेंट बनता है। ठीक, इन 1784 द न्यू गवर्नमेंट ऑफ विलियम पिट passed the India Act 1784. 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट चालू होता है, which established a board of control, और इसी कानून के द्वारा एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जाता है, एंड which finally stabilized the governance of India. और यहाँ पे यहाँ का जो गवर्नेंस है उसको, मतलब स्टेबलाइज करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल काम पर जुट चुका था। और ये जो विलियम पिट थे, या विलियम पिट का जो गवर्नमेंट था, ये
वारेन हेस्टिंग्स को बहुत ज्यादा बैक करते थे और वारेन हेस्टिंग्स भी विलियम पिट के बहुत ज्यादा पसंदीदा थे। ये था कुछ ऐसा सिनेरियो। अब ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था उसमें कितने मेंबर थे? 6 मेंबर थे। ठीक है, यहाँ पे आपने एक और क्वेश्चन, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने जाना कि 6 मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, है ना। तो ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सेटअप किया गया, गठन किया गया, जिसका काम क्या था? पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स फॉर फाइनेंशियल एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज। ईस्ट इंडिया कंपनी के फाइनेंशियल और कॉमर्शियल एक्टिविटीज इसको रेगुलेट करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 मेंबर्स मतलब जुटे थे। तो जब पिट when Pitt introduced his bill, he showed lack of confidence, made wide-ranging criticisms of the company। तो विलियम पिट ने इसके बाद कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने कि उन्होंने अपना जो कॉन्फिडेंस था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए उसको थोड़ा सा उनका मतलब उसमें कमी देखने को मिला और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ क्रिटिसाइज मतलब उसको कुछ क्रिटिसाइज किया। और उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर थे वो थे वारेन हेस्टिंग्स। तो ये जो विलियम पिट यानी प्राइम मिनिस्टर ने कंपनी को क्रिटिसाइज किया, दरअसल ये वारेन हेस्टिंग्स की क्रिटिसिज्म साबित होता है। तो जो भी हो, he suggested that recent wars in India had been unnecessary। उनके हिसाब से मतलब विलियम पिट के हिसाब से उस दौरान मतलब आसपास के समय काल में भारत में ये कुछ ऐसी घटनाएं हुआ जो विलियम पिट ने कहा कि ये जरूरी नहीं था। और यही बात भारत वापस आकर फ्रांसिस भी कह रहे थे कि वारेन हेस्टिंग्स कुछ ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं जो नेसेसरी नहीं है। वो एक तरफा डिसीजन लेते हैं, वो किसी की नहीं सुनते हैं, वो खुद पर्सनली बहुत करप्ट इंसान है और भारत में बहुत पैसा बना रहे हैं, जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी बदनाम हो रहा है। भारत के लोग गाली दे रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को, इंग्लिश लोगों को, लेकिन पैसा तो वारेन हेस्टिंग्स खुद का मतलब खुद बना रहे हैं। ये तो नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए विलियम पिट ने जब ईस्ट इंडिया कंपनी को उस समय थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया तो ये क्रिटिसिज्म एक्चुअली वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ गया और इसका मतलब क्या बोलूं, इसको वारेन हेस्टिंग्स हजम कर नहीं पाए क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स हमेशा से विलियम पिट के एक फॉलोअर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा रिश्ता उनमें रहा था। जो भी हो, हेस्टिंग्स was particularly upset by this as he was an admirer of Pitt। जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा, वारेन हेस्टिंग्स विलियम पिट के बहुत बड़े एडमायर थे। ठीक है, तो विलियम पिट के बहुत बड़े एडमायर थे, लेकिन जब विलियम पिट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्रिटिसाइज किया, उनकी आलोचना किया, तो वारेन हेस्टिंग्स को बुरा लगा। वारेन हेस्टिंग्स तो उनको बहुत मानते थे। तो जो भी हो, वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया? वारेन हेस्टिंग्स ने कुछ इमोशनल होके उन्होंने रिजाइन करने का एक प्रपोजल दिया। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो फिर मैं रिजाइन करना चाहता हूं। उनको लगा शायद पिट या पिट के जो काउंसिल है, उनके जो मिनिस्टर्स है, वो उन्हें रोकेंगे, लेकिन वो एक्चुअली हुआ ही नहीं। किसी ने उनको रोकने की कोशिश किया नहीं। तो इमोशनल होकर वारेन हेस्टिंग्स ने रिजाइन दिया था, ठीक है, रेजिग्नेशन दिया था और घर वापस आए। और आते वक्त उन्होंने अपना चार्ज वो किसको देकर आए थे? जॉन मैकफर्सन। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, जॉन मैकफर्सन का ये आप तस्वीर देखोगे। जॉन मैकफर्सन, जब वारेन हेस्टिंग्स भारत में जो ड्यूटी उनको दिया गया था उससे उन्होंने बोला कि आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाना है। वो तो इमोशनल हो चुके थे विलियम पिट के ऊपर या पिट का जो काउंसिल था उसके ऊपर। तो उन्होंने जब इच्छा जाहिर किया कि मैं रेजिग्नेशन देना चाहता हूं, तो उन्होंने जॉन मैकफर्सन पर अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा। 8 फरवरी 1785 से लेकर 11 सितंबर 1786 तक जॉन मैकफर्सन ने इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को संभाला और वारेन हेस्टिंग्स क्या किया? वो मतलब भारत से वो वापस चले आए। ठीक है, वो वापस चले आए और रिप्लेसमेंट किसको रखा गया था? जॉन मैकफर्सन को। ये पॉइंट भी याद रखना है कि वारेन हेस्टिंग्स ने जब रेजिग्नेशन दिया तो उनको रिप्लेस किसने किया? जॉन मैकफर्सन। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? 6 फरवरी 1785 हेस्टिंग्स इंग्लैंड के लिए रवाना होते हैं। जहाज पर वो निकलते हैं घर के तरफ, और जब वो इंग्लैंड पहुंचते हैं, ब्रिटेन पहुंचते हैं, तब तक हो चुका था जून 1785 यानी उसी साल
तो फरवरी में वो घर से निकलते हैं और जून, मतलब घर के लिए निकलते हैं, भारत से निकलते हैं और जून महीने में वो इंग्लैंड पहुंच जाते हैं। और जब वो जहाज में आ रहे थे, यानी फरवरी से जून तक, ये जो लंबा जो समय जहाज में उन्होंने बिताया, इस दौरान जहाज में उन्होंने कुछ लिखा, अपने डिफेंस में उन्होंने कुछ लिखा, और इसको हम लोग द स्टेट ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग्स द्वारा अपने वॉयज में उन्होंने अपने डिफेंस के लिए उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया, जो कुछ उन्होंने लिखा, जो अपने पक्ष को समर्थन करने के लिए, अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए, या जो भी उनके तरफ से डिफेंस रहेगा, उसको उन्होंने कागज पर लिखा, जिसे द स्टेट ऑफ बंगाल नाम दिया गया। और ये जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने तैयार किया, ये उन्होंने किसको सौंपा? ये उन्होंने एक मिनिस्टर, उसी पिट मिनिस्ट्री के एक मिनिस्टर थे जिनके साथ उनका बहुत अच्छा रिश्ता था, हेनरी डंडास। हेनरी डंडास को सौंपा। एक यहाँ पे एक बात और बता दूं, आगे चल के हम लोग देखेंगे कि ये वही हेनरी डंडास है जिनके खिलाफ इंपीचमेंट भी लाया गया था। ठीक है, तो अभी वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ जो इंपीचमेंट प्रोसेस शुरू होने वाला था, वारेन हेस्टिंग्स ने अपने डिफेंस में द स्टेट ऑफ बंगाल नाम का एक मैन्युस्क्रिप्ट तैयार किया और वो सीधा सीधा हेनरी डंडास को सौंपा। ठीक है, ये वही हेनरी डंडास है, पिट मिनिस्ट्री के एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे। ठीक है, उनको सौंपा वारेन हेस्टिंग्स ने। 1786 एडमंड बर्क began his first move by raising questions over Hastings role in the Maratha war। तो भारत में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा या वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में जो एंग्लो मराठा वॉर शुरू हुआ था, उसमें वारेन हेस्टिंग्स का क्या रोल था, सही गलत, इसके ऊपर सवाल उठाया किसने? एडमंड बर्क। ठीक है, तो एडमंड बर्क ने वारेन हेस्टिंग्स पर सवाल उठाना शुरू किया। और ये जो हेस्टिंग्स के ऊपर अटैक होना मतलब चालू हुआ था, the attacks on Hastings were largely made by opposition hoping to embarrassment the government of William Pitt। और ये जो 1786 में एडमंड बर्क द्वारा वारेन हेस्टिंग्स पर हमला किया जा रहा था, वारेन हेस्टिंग्स की करप्शन को उजागर करने की कोशिश किया जा रहा था, ये दरअसल क्या है? ये है कि विलियम पिट और हेस्टिंग्स बहुत करीब है, ये सबको पता है। मतलब हेस्टिंग्स के जरिए विलियम पिट की मिनिस्ट्री पर हमला करने की एक योजना था ये। ठीक है, और इसको लीड कौन कर रहा था? एडमंड बर्क। ये नाम याद रखना है, आगे हम लोग देखेंगे कि एडमंड बर्क हेस्टिंग्स के जरिए एक्चुअल में निशाना साध रहे थे विलियम पिट के ऊपर। ये जो पिट है और उसका जो गवर्नमेंट था, मिनिस्ट्री था, Pitt and government ministers such as Dundas defended Hastings and suggested that Hastings had saved the British Empire in Asia। विलियम पिट, हेनरी डंडास, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बताया था, तो विलियम पिट, हेनरी डंडास जैसे जो लोग थे, मतलब ये जो लोग थे, ये लोग आगे आए वारेन हेस्टिंग्स के सपोर्ट में। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स के लिए इन्होंने क्या कहा कि वारेन हेस्टिंग्स ने कोई भी करप्शन नहीं किया, इनके कारण भारत में ब्रिटिश सरकार का जो इमेज था वो खराब नहीं हुआ। वारेन हेस्टिंग्स ने वो किया जो भारत में ब्रिटिश एम्पायर को या एशिया में ब्रिटिश एम्पायर को बचाने के लिए जो करना था वो वही हुआ। और फिलिप फ्रांसिस मेड 11 स्पेसिफिक चार्जेस अगेंस्ट हेस्टिंग्स। लेकिन इस दौरान फिलिप फ्रांसिस, जिसके साथ वारेन हेस्टिंग्स का 36 का आंकड़ा था, बहुत ज्यादा दुश्मनी था, वही तो शुरू किया ये सब कुछ, तो वही फिलिप फ्रांसिस ने इस दौरान अपनी तैयारी कंप्लीट कर लिया था। उन्होंने वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ एक नहीं दो नहीं 11 स्पेसिफिक एलिगेशंस लगाए। ठीक है, मतलब उनका तैयारी बहुत जबरदस्त था। उन्होंने वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ 11 टोटल एलिगेशंस लगाए। इनमें से कुछ एलिगेशंस तो ये भी है, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हो, एक इंसान को, इनको महाराजा नंद कुमार कहते हैं। इनके ऊपर भी हम लोग एक एक्स्ट्रा मतलब आगे एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। और आपको तो पता है कि मैं हमेशा
जो भी पॉइंट पर हम लोग मतलब मैं बात करता हूं, साथ में बहुत सारे एक्स्ट्रा नॉलेज मैं लेकर आता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बहुत मजेदार भी लगेगा। तो आगे ये जो मैं आपको बता ही रहा हूं कि महाराजा नंद कुमार है, यहाँ पे आप देख सकते हो महाराजा नंद कुमार के हाथ बांधा गया है ना। तो ये आप देख सकते हो वो उनको फांसी चढ़ाया गया था। तो महाराजा नंद कुमार का जो फांसी है उसके ऊपर भी एक वीडियो आने वाला है, मैं जरूर आपके लिए वो लाऊंगा। तो ये जो वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर एक के बाद एक जो एलिगेशंस लग रहे थे, उनमें कुछ ये भी था, टोटल 11 एलिगेशंस तो तैयार किया गया था। दे कवर्ड वेरियस सब्जेक्ट सच एज, उनमें से 11 जो एलिगेशंस थे उनमें से कुछ ये भी थे कि रोहिला वॉर जो 1773-1774 में लड़ा गया था, रोहिला वॉर में वारेन हेस्टिंग्स का जो भूमिका था, उसका जो रोल था। दूसरा, एग्जीक्यूशन ऑफ नंद कुमार 5 अगस्त 1775 में महाराजा नंद कुमार को 5 अगस्त को फांसी पर चढ़ाया गया। एक बात यहाँ पे बता दूं, ये जो महाराजा नंद कुमार का जो फांसी हुआ था, इन्हें भारत का पहला जुडिशियल मर्डर कहा जाता है। एग्जाम में, स्पेशली प्रीलिज एग्जाम्स में ये सवाल आता है, भारत का पहला जुडिशियल मर्डर आप किसको कहोगे? जुडिशियरी नॉर्मली पनिश करता है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हत्या हुआ, किलिंग्स हुआ। यहाँ पे बोला गया, ये टर्म यूज होता है कि जुडिशियरी ने हत्या किया। जुडिशियरी तो हत्या करता नहीं है, जुडिशियरी पनिश कर सकता है, लेकिन यहाँ पे जुडिशियरी द्वारा महाराजा नंद कुमार को जो फांसी पर चढ़ाया गया, इसे पनिशमेंट नहीं, इसे किलिंग कहा गया। मतलब ये एक अपराध है, और ये माना जाता है कि ये जो महाराजा नंद कुमार को जो फांसी पर चढ़ाया गया था, ये वारेन हेस्टिंग्स के कहने पर ही किया गया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे सर एलिजा इम्पे, दरअसल सर एलिजा इम्पे वारेन हेस्टिंग्स के दोस्त थे। तो कहते हैं ये जो चार्जेस लगा वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर के महाराजा नंद कुमार के फांसी के पीछे भी वारेन हेस्टिंग्स की करप्शन ही है। ठीक है, तो 5 अगस्त 1775 महाराजा नंद कुमार को फांसी पर चढ़ाया गया था, ये एक एलिगेशन था। रोहिला वॉर में वारेन हेस्टिंग्स का जो रोल था, ये एक चार्ज था। और हेस्टिंग्स रिलेशंस विद राजा ऑफ बनारस चैत सिंह, चैत सिंह के साथ उनका जो रिश्ता था उसके ऊपर भी उंगली उठा। तो ये तो 2-3 एलिगेशंस हुए, ऐसे टोटल 11 एलिगेशंस वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर लगाया गया था, और उनका जवाब अब वारेन हेस्टिंग्स को देना था। द्रोणास आईएएस आपके लिए नॉर्थ बंगाल में ही लेकर आता है दिल्ली वाला वाइब्स। ठीक है, तो आप जैसा आप वीडियोस के दर्शक हो, आपको तो पता ही है, द्रोणास आईएएस लंबे समय से नॉर्थ बंगाल में स्टूडेंट्स के प्रिपरेशंस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मदद करता आ रहा है। ठीक है, और रिसेंट पास्ट में हम लोगों ने बहुत सारी सफलता द्रोणास के स्टूडेंट्स को मतलब पाने में हम लोगों ने मदद भी किया है। तो यूपीएससी के सेक्टर में भी हम लोग चाहते हैं कि द्रोणास आईएएस का नाम हम लोग रोशन करें, इसीलिए बहुत सारे अपडेटेड मटेरियल्स एक्सपीरियंस फैकल्टीज के साथ वी द द्रोणास फैकल्टीज हम लोग द्रोणास यूपीएस शुरू करने मतलब यूपीएससी शुरू करने जा रहे हैं। तो जल्द से जल्द आप स्क्रीन के ऊपर दिए गए इन नंबरों में संपर्क करिए, या फिर कॉलेज पारा हाथी मोड़ में द्रोणास के मेन बिल्डिंग्स में आकर आप संपर्क साधिए। तो एक साथ हम लोग ये प्रिपरेशंस आप जरूर करेंगे। तो ये जो विलियम पिट थे, विलियम पिट ने वारेन हेस्टिंग्स को बढ़ चढ़कर उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश किया, बट डिक्लेयर्ड हिज पनिशमेंट ऑफ द महाराजा नंद कुमार हैड बीन एक्सेसिव। विलियम पिट और उनके सरकार ने वारेन हेस्टिंग्स को बचाने के लिए हर संभव कोशिश किया, उनको निर्दोष बताया, कहा कि वो एशिया में ब्रिटिश एम्पायर के सेवियर है। लेकिन सिर्फ महाराजा नंद कुमार का जो मैटर था उसमें कहा गया कि वारेन हेस्टिंग्स ने यहाँ पे थोड़ा सा मतलब पनिशमेंट, थोड़ा हार्श पनिशमेंट हुआ। देखो यहाँ पे एक कानून था इंग्लैंड में, इस तरीके के फोर्जरी के लिए मतलब जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ जो फ्रॉड केस था उसके लिए मृत्यु दंड था, लेकिन भारत में इसकी सजा मृत्युदंड नहीं था। तो महाराजा नंद कुमार के ऊपर जो मैं वीडियो बनाने वाला हूं उसमें इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए बस ये कि विलियम पिट खुद भी महाराजा नंद कुमार का जो केस था उसमें वारेन हेस्टिंग्स के रोल को उन्होंने
एक्सेसिव कहा कि यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स ने कुछ ज्यादा ही कर दिया है, ये मैं मानता हूं, लेकिन बाकी सारे केस में उसने डिफेंड तो किया था। और इसी दौरान एक एंटी हेस्टिंग्स मोशन, ठीक है, वो पास हुआ, वोटिंग्स हुआ, और इस वोटिंग में एंटी हेस्टिंग्स मोशन जो था वो पास हुआ, जिसके पक्ष में पढ़े 119 और 79 उसके विपक्ष में पढ़े, यानी वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ एक माहौल बन चुका था। और वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ 119, मतलब वो जो मोशन पास हुआ था एंटी हेस्टिंग मोशन, उसमें 119 और 79 ऐसे वोट पड़े। द सिचुएशन क्विकली डिटोरिएटेड फॉर हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स का समय कुछ अच्छा नहीं जा रहा था, सिचुएशन दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा था। It soon became clear that he was heading towards an impeachment। और हेस्टिंग्स को समझने में देर नहीं लगा कि सिचुएशन खराब हो रहा है और मैं इंपीचमेंट के तरफ आगे बढ़ रहा हूं, मतलब मेरे लिए टाइम खराब ही खराब चल रहा है। तो हेस्टिंग्स ने अपने बचाव के लिए एक शख्स को उन्होंने हायर किया, जिसका पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो, एडवर्ड लॉ। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग्स ने एडवर्ड लॉ को हायर किया था अपने डिफेंस के लिए। ठीक, क्लियर है। और ये आप जो स्क्रीन पर देख सकते हो वेस्टमिनिस्टर हॉल, ये वही हॉल है, ये वही बिल्डिंग है जहां पे ये इंपीचमेंट प्रोसीडिंग चलाया गया था। ठीक है, तो इसी वेस्टमिनिस्टर हॉल में हेस्टिंग्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू होता है। दिन था 21 मई 1787। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स को अरेस्ट किया गया। यहाँ पे जो आप पिक्चर देख सकते हो ये एक सिंबॉलिक पिक्चर है, वारेन हेस्टिंग्स को कोई सर्जेंट अरेस्ट करके ले जा रहा है, इस तरीके के पिक्चर्स अवेलेबल नहीं है। तो ये एक सिंबॉलिक पिक्चर है जहां पे वारेन हेस्टिंग्स को 21 मई 1787 में उनको अरेस्ट किया गया था एक सर्जेंट द्वारा। ठीक है, और उनके खिलाफ चार्जेस लाना शुरू हुआ। ठीक है, चार्जेस उनके खिलाफ लाना शुरू हुआ, और वे वही वेस्टमिनिस्टर हॉल है जिसमें वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ इंपीचमेंट प्रोसीडिंग शुरू होता है। लेकिन ये प्रोसीडिंग्स आप देख सकते हो हाउसफुल रहा था, लोगों में उत्साह था, इंग्लैंड में उत्साह था पब्लिक में। और जो मैंने कहा, जो लोग इंग्लैंड से इंडिया से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करके वापस आ रहे थे, इनको लोग अच्छे नजर से नहीं देखते थे, इनको लोग करप्ट नजरिए से देखते थे। तो वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ माहौल था, पब्लिक ओपिनियन वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ था, इसीलिए वारेन हेस्टिंग्स को सजा पाते हुए देखना चाहते थे लोग। इसीलिए जो इंपीचमेंट प्रोसीडिंग शुरू हुआ, सब लोग जमा हुए थे कि देखो वारेन हेस्टिंग्स को कैसे सजा मिलता है, सब वही चाहते थे। वारेन हेस्टिंग्स के पक्ष में सरकार था, लेकिन सरकार को घेरने के लिए उनके विरोधी वारेन हेस्टिंग्स का जोरदार विरोध कर रहे थे। डिफेंस लगाने का काम सरकार का था वारेन हेस्टिंग्स के लिए, लेकिन विरोधी उनको इम्पीच करके ही दम लेंगे, ये भी उन्होंने प्रण लिया था। तो जो भी हो, हेस्टिंग्स के खिलाफ जो ट्रायल था वो शुरू होता है 13 फरवरी 1788। 1788 में इसी हॉल में वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ प्रोसीडिंग्स शुरू होता है। द ट्रायल लास्टेड फॉर 148 डेज। 148 डेज तक इसका ट्रायल चला, जो लगभग 7 साल कवर किया। ठीक है, तो 1788 से लेकर 7 साल यानी 1795 तक, 1788 से 1795 तक 148 डेज ट्रायल चला, 148 दिन। ठीक है, तो 1788 से लेकर 1795 इन 7 सालों में 148 डेज ये इसके लिए प्रोसीडिंग्स या ट्रायल चले। देयर वेर 19 मेंबर्स ऑफ द इंपीचमेंट कमिटी, और जो कमिटी ये तय करने वाला था वारेन हेस्टिंग्स को इंपीच किया जाए या ना किया जाए, उस कमिटी में कितने मेंबर थे, कितने आदमी थे? 19 मेंबर्स, 19 लोग थे उस कमिटी में। तो ये कमिटी 19 मेंबर का जो कमिटी था, इन लोगों ने 7 सालों में 148 डेज तक वारेन हेस्टिंग्स के पक्ष में, वारेन हेस्टिंग्स से विपक्ष में, अगेंस्ट बातें सुना, अपील सुना। ठीक है,
द प्रोसीडिंग्स बिगैन विथ लेंदी एड्रेस बाय एडमंड बर्क, और ये जो प्रोसीडिंग शुरू हुआ उसमें एडमंड बर्क के दिए हुए लंबे चौड़े भाषण से इसकी शुरुआत होता है। ठीक है, ओपनिंग होता है, एडमंड बर्क अपने भाषण में वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ एक बात वो कहते हैं। Who took 4 days to cover all the charges against Hastings। 4 दिन लगा, मतलब 4 प्रोसीडिंग्स लगा एडमंड बर्क को। इन्होंने 4 दिनों तक वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ, लगातार नहीं, मतलब जितना टाइम प्रोसीडिंग्स चला हर दिन, ऐसे 4 दिनों तक उन्होंने वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ क्या क्या चार्जेस है और इस चार्जेस को साबित करने के पक्ष में क्या क्या है वो सारी बातें बताया। और ये काम किसने किया था? ये किया था एडमंड बर्क ने। नाम याद रखना है। Hastings was granted bail in spite of Burke's suggestion that he might free the country with the wealth। एडमंड बर्क ने कहा कि वारेन हेस्टिंग्स को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन फिर भी वारेन हेस्टिंग्स को बेल ग्रांट किया गया। एडमंड बर्क ने यह भी अंदेशा जताया कि वारेन हेस्टिंग्स ने बहुत पैसा बना लिया है और इस पैसे से वो यहां से भाग सकते हैं, इस पैसे को लेकर वो यहां से भाग सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उनको बेल मिल गया था। 9 अप्रैल 1794 लॉर्ड कॉर्नवालिस इस मामले में एक वाइटल रोल अदा करते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से लेकर 1793 तक उन्होंने भारत में काम संभाला। मैंने क्या कहा, वारेन हेस्टिंग्स चले गए तो मैकफर्सन को कुछ समय के लिए जिम्मेदारी दिया गया। मैकफर्सन एक टेम्पोररी के तौर पे उन्होंने काम किया। मैकफर्सन को जाने के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने संभाला 1786 से 1793। याद है ना कॉर्नवालिस, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम 1793 22 मार्च, वही लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से लेकर 1793 तक उन्होंने भारत में काम संभाला। यानी वारेन हेस्टिंग्स ने भारत में क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, इसके बारे में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस अगर किसी को होगा तो वो कॉर्नवालिस को होगा। बहुत लोगों को यह नहीं पता 1793 में जब कॉर्नवालिस को, मतलब कॉर्नवालिस हट गए, उनके जगह पे दूसरे आए, बाद में भी कॉर्नवालिस एक बार फिर आए थे, वो बीमार पड़े थे, स्वस्थ हुए, फिर वो भारत वापस आए थे 30 जुलाई 805 से लेकर 5 अक्टूबर 805 तक, और यहीं पे 5 अक्टूबर बीमारी के चलते उनकी मृत्यु हुआ, भारत में उनकी मृत्यु हुआ। तो कॉर्नवालिस वो शख्स है जिनकी समाधि भारत में है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, परमानेंट सेटलमेंट वाला लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनकी मृत्यु भारत में हुआ और उनको भारत में दफनाया गया। कहां दफनाया गया, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है। उनको दफनाया गया यूनाइटेड प्रोविंस में, जिसे अभी हम लोग प्रेजेंटली कहते हैं यूपी, ठीक है। तो यूपी के गाजीपुर में उनको दफनाया गया था। 5 अक्टूबर उनकी मृत्यु हुआ था, 66 की उम्र में, 66 की उम्र में उनकी मृत्यु हुआ। इंग्लैंड का वो बंदा, यूपी में गाजीपुर में उनको दफनाया गया था। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का टॉम्ब है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने बताया, जैसे मैं प्रॉमिस करता हूं कि हर एक वीडियो में जो सब्जेक्ट पर हम बात करेंगे उसके अलावा और भी एक्स्ट्रा बहुत सारे इंपॉर्टेंट मजेदार ऐसे पॉइंट्स मैं बताऊंगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस इस मामले में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक शख्स थे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने भारत में वारेन हेस्टिंग्स के जाने के बाद, मैकफर्सन के जाने के बाद कॉर्नवालिस ने काम किया। तो कॉर्नवालिस की यहाँ पे जो उनका जो ओपिनियन है ये मायने रखता था इस केस में। लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑल्सो ऑब्जर्व्ड दैट हेस्टिंग्स वाज यूनिवर्सली पॉपुलर विथ द इनहैबिटेंट्स। यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ बात यह चल रहा था कि उन्होंने भारत में करप्शन किया, अपने लिए पैसा बनाया, और इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसका जो इमेज था वो खराब हुआ, और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इमेज यहाँ पे खराब हुआ, और इसी के साथ साथ भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को लोग अब थू थू कर रहे थे, इंडियंस को पसंद बिल्कुल भी नहीं थे वारेन हेस्टिंग्स। लेकिन कॉर्नवालिस जब भारत से काम करके वापस गए, उन्होंने तो उल्टा ही कहा, उन्होंने कहा नहीं, वारेन हेस्टिंग्स तो भारत में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं जिसके चलते ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार का जो मर्यादा था वो खराब हो। When asked if he had found any just
cause to impeach the character of Mr. Hastings? He replied, never. लॉर्ड कॉर्नवालिस को पूछा गया, क्या आपको लगता है वारेन हेस्टिंग्स को इम्पीच करना चाहिए? उन्होंने बोला, बिल्कुल भी नहीं। यानी वारेन हेस्टिंग्स के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस का सपोर्ट चला आया और ये इस केस का जो रुख था उसको पूरा मोड़ दिया। A further blow for the prosecution came with the evidence of विलियम लर्किंस। कौन थे विलियम लर्किंस? विलियम लर्किंस बंगाल के अकाउंटेंट जनरल थे। विलियम लर्किंस बंगाल के फॉर्मर अकाउंटेंट जनरल थे। अकाउंटेंट जनरल यानी जिसके पास हिसाब रहेगा। तो वारेन हेस्टिंग्स ने अगर पैसे की गड़बड़ी किया तो ऑब्वियसली विलियम लर्किंस जैसे अकाउंटेंट जनरल के पास तो इसका हिसाब रहेगा, उन्होंने भी तो काम किया। तो लॉर्ड विलियम मतलब वारेन हेस्टिंग्स के लिए विलियम लर्किंस का भी सपोर्ट आया। ठीक है, मतलब केस अब पलट रहा था। He denied that Hastings had amassed any illicit money and made a defense of his conduct. तो विलियम लर्किंस हो या लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनके सपोर्ट के चलते और इन जैसे और भी कुछ लोग सपोर्ट में आए वारेन हेस्टिंग्स के, तो केस बदलने लगा। ठीक है, एडमंड बर्क जिन्होंने लंबा समय लगाया, बहुत सारी मेहनत किया कि वो वारेन हेस्टिंग्स को सबक सिखाए, कर नहीं पाए। बर्क्स ने रिप्लाई क्या किया था अपने डिफेंस में? उन्होंने कहा था कि बर्क्स रिप्लाई टू द डिफेंस लास्टेड 9 days फ्रॉम लेट मई टू मिड जून 1794। बर्क्स ने लगभग 9 दिनों तक बहस किया। उनको वारेन हेस्टिंग्स को सबक सिखाना ही सिखाना था, लेकिन जितना भी बर्क्स ने कोशिश किया धीरे धीरे सब नाकाम हुआ और 23 अप्रैल 1795 में लॉर्ड चांसलर उस समय जो थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपना वर्डिक्ट दिया। 23 अप्रैल 1795 में इस केस का रिजल्ट आया। कौन पास किया, कौन फेल किया? ऑन मोस्ट चार्जेस हेस्टिंग्स वाज अनएनिमसली फाउंड नॉट गिल्टी। जो मैंने कहा था 19 मेंबर्स थे, वो सब मिलके तय करने वाले थे। तो 23 अप्रैल 1795 को रिजल्ट आता है और रिजल्ट में देखा गया वारेन हेस्टिंग्स ने अच्छा रिजल्ट किया। क्या कि ज्यादातर चार्जेस जो उनके खिलाफ लाया गया था उसमें उन्हें नॉट गिल्टी पाया गया। द हाउस ऑफ लॉर्ड्स acquitted him of all charges on 24 अप्रैल 1795। 23 अप्रैल को वर्डिक्ट आता है और 24 अप्रैल को वारेन हेस्टिंग्स के लिए खुशी का न्यूज लेकर आता है। वारेन हेस्टिंग्स को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। यानी इंपीचमेंट प्रोसीडिंग्स जो वारेन हेस्टिंग्स के लिए लाया गया वो कोई काम का अब रहा नहीं, वारेन हेस्टिंग्स बरी हो गए। लेकिन इस दौरान एक घटना भी हुआ था। वारेन हेस्टिंग्स का बहुत पैसा खर्चा हो चुका था। वारेन हेस्टिंग्स ने जितना भी कमाया होगा वो सारा निकल गया, यानी वारेन हेस्टिंग्स को बहुत ज्यादा चूना लग चुका था। हेस्टिंग्स वाज फाइनेंशियली रूइंड, इकोनॉमिकली तबाह हो चुके थे बाय द इम्पीचमेंट एंड वाज लेफ्ट विथ डेब्ट्स। अब मार्केट में उनका लोन हो चुका था, यानी अगर पैसा चोरी करके वो भारत से लेकर गए भी होंगे सारा पैसा चला गया और उल्टा वो लोन में चले आए। और हेस्टिंग्स ने अब सरकार से अपील किया, जो मुझे नुकसान पहुंचा, अब मैं लोन लेकर चल रहा हूं तो मुझे कुछ मदद किया जाए। तो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें आर्थिक सहायता दिया। ब्रिटिश सरकार ने आर्थिक सहायता तो उनको दिया था एंड वाज इवेंचुअली कॉम्पनसेटेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी विथ ए लोन एंड ए पेंशन। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने वारेन हेस्टिंग्स के लिए लोन की भी बंदोबस्त किया और उन्हें पेंशन की भी कीमत मतलब एक राशि उनके लिए तय किया ताकि वो चल सके। मतलब भारत से जो कुछ पैसा उनके ऊपर जितना भी मतलब आरोप लग रहा था, एक्चुअली कुछ आरोप तो सही भी है, इकोनॉमिकली उन्होंने घपला तो किया था लेकिन बहुत पैसा खर्चा किया और क्योंकि सरकार का सपोर्ट उनके लिए था तो वो बच गए थे। कॉर्नवालिस हो या बाकी जितने भी लोग थे इन्होंने उसके पक्ष में सपोर्ट दिया था और अल्टीमेटली वो पूरा बच गए। उनके खिलाफ इंपीचमेंट प्रोसीडिंग्स मतलब इंपीचमेंट का जो कार्रवाई था वो शुरू तो हुआ। बहुत मेहनत के बाद भी एडमंड बर्क जैसे लोगों ने बहुत कोशिश किया था लेकिन वारेन हेस्टिंग्स बच गए। ठीक है, तो उनके खिलाफ जो इंपीचमेंट प्रोसीडिंग्स लाया गया
वो उनके लिए घातक साबित नहीं हुआ। वारेन हेस्टिंग्स बाइज्जत बरी साबित हुए। ठीक है, तो जो भी हो, यहाँ पे आज हम लोगों ने द्रोणास आईएएस की इस पेज में वारेन हेस्टिंग्स के इम्पीचमेंट के ऊपर एक मजेदार कहानी हम लोगों ने शेयर किया। आशा करता हूं आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा होगा, मतलब अच्छा लगा होगा, तो जरूर आप अपना कमेंट और एक लाइक आप जरूर दीजिएगा। और द्रोणास आईएएस के साथ आप जुड़िए। यूपीएससी का प्रिपरेशन हम लोग साथ में करते हैं। आपके लिए हिस्ट्री पढ़ाने के लिए मैं और मेरे जैसे और भी बहुत सारे टीचर्स, एक्सपीरियंस टीचर्स आपके लिए होंगे। और साथ में एक मजेदार क्लास हम लोग करते रहेंगे। अगले क्लास में फिर से ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट और मजेदार वीडियो के साथ मैं हाजिर होता हूं। तब तक के लिए विदा दीजिए। धन्यवाद।